हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन स्ट्रॉ के ऊपर बनाई है। जो गेहूं का भूसा होता है या चावल की पराली होती है, उसका हम ट्रीटमेंट करके उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनली, बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से। मतलब यूरिया के साथ हम उसे ट्रीट कराते हैं और अपने पशुओं के लिए हम काफ़ी अच्छा और पोषक बना सकते हैं वीट स्ट्रॉ को या चावल के स्ट्रॉ को या और भी किसी तरीके के भूसे को इससे ट्रीट किया जा सकता है। तो क्योंकि भूसा ज़्यादा अवेलेबल रहता है और हर जगह मतलब पहुंच जाता है, सूखा होता है तो उसे रखना आसान होता है। तो इस वजह से जो वीट स्ट्रॉ होता है या चावल की पराली होती है, उसका एक अपना अलग रोल है न्यूट्रिशन में, कैटल न्यूट्रिशन या बफलो न्यूट्रिशन में। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है कि उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो भूसा रहता है वो बेसिकली रफेज है, फाइबर है, और उसके अंदर 3 तरीके के कंपोनेंट रहते हैं। एक तो सेलुलोज रहता है, ये आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक हेमी सेलुलोज रहता है और एक लिग्निन रहता है। क्योंकि इसमें लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से भूसा मतलब बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि भूसा भी काफ़ी महंगा हो गया है, 6-7 रुपए किलो मिलता है, तो अगर उसे हम और मतलब पौष्टिक बना सकें तो उसकी भी जो कॉस्ट है थोड़ी सी हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि उसकी पौष्टिकता को हम अगर बढ़ा दें तो जो प्लांट फाइबर होता है, जिसे रफेज कहते हैं, प्लांट फाइबर, ये 3 चीज़ों का बना रहता है। मैंने जैसा बताया आपको, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। तो ये इनके स्ट्रक्चर रहते हैं। ये जैसे हेमी सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिख रहा, और ये लिग्निन का स्ट्रक्चर है। तो हेमी सेलुलोज और सेलुलोज जो होते हैं ये डाइजेस्टिबल रहते हैं और लिग्निन डाइजेस्टिबल नहीं रहता। तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक जो लाइन दिख रही है, ये धागे जैसा, ये हेमी सेलुलोज है, ग्रीन वाला सेलुलोज है, और उसके बाहर ये जो ब्राउन कलर की वो दिख रही है लाइन, ये लिग्निन है। तो लिग्निन बेसिकली बाउंड कर लेता है हेमी सेलुलोज और सेलुलोज को। ये बात आप ध्यान में रखें कि सेलुलोज डाइजेस्टिबल होता है, हेमी सेलुलोज डाइजेस्टिबल होता है, लिग्निन डाइजेस्टिबल नहीं होता है पशुओं में। तो जो यंग प्लांट्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं या जो नई पत्तियां उग रही होती हैं, उनके अंदर हेमी सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सेलुलोज कम रहता है और लिग्निन तो ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता। हेमी सेलुलोज सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिबल होता है। जितना ज़्यादा हेमी सेलुलोज होगा, जो हरा चारा है या फाइबर है, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतना ही न्यूट्रिशियस होगा और एनिमल को उतना ही उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होगा। सेलुलोज एक हद तक ठीक रहता है, मतलब सेलुलोज भी डाइजेस्ट होता है लेकिन हेमी सेलुलोज से कम। लिग्निन बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। तो यंग प्लांट्स इसी वजह से, क्योंकि इनमें हेमी सेलुलोज ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा डाइजेस्टिबल होते हैं और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करता है तो हेमी सेलुलोज का कंटेंट उसमें कम होने लगता है और सेलुलोज बढ़ने लगता है और लिग्निन भी उसमें बनना शुरू हो जाता है। लेकिन लिग्निन क्या करता है, जब वो बनता है तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के साथ बॉन्ड्स बना लेता है और उन्हें लॉक कर देता है। मतलब जब लिग्निन के साथ सेलुलोज हेमी सेलुलोज के बॉन्ड बन जाते हैं तो फिर उन्हें रूमेन के बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जितना जितना लिग्निन बढ़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी पेड़ की, उसी के साथ साथ लिग्निन का कंटेंट भी बढ़ेगा, जो यहाँ पर दिख रहा है। और वो जितने ज़्यादा बॉन्ड हेमी सेलुलोज और सेलुलोज के साथ बनाएगा, उतना ही कम वो उसका डाइजेशन होता चला जाएगा, उस प्लांट का या उस चीज़ का। तो लिग्निन की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाते हैं उस फाइबर के ऊपर, क्योंकि लिग्निन नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट होता है प्लांट का।
जैसे जैसे वीट का या चावल का या किसी भी सीरियल का प्लांट ग्रो होता है उसके अंदर लिग्निन कंटेंट बढ़ता जाता है। अच्छा, लिग्निन की ज़रूरत क्यों होती है प्लांट में? लिग्निन की ज़रूरत होती है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है लिग्निन। अगर लिग्निन नहीं होगा तो पौधा सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी मजबूती के लिए लिग्निन का कंटेंट ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, मान लो गेहूं का पौधा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर गेहूं आ रहे हैं, तो उसका वज़न बढ़ता है, उसका एक कंटेंट बढ़ता है। तो उसे संभाले रखने के लिए लिग्निन को ज़्यादा मतलब वो बढ़ने लगता है। अब तो क्या हो गया है कि ज़्यादा लिग्निन वाले वीट क्रॉप्स बनाए जाने लगे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वीट वाटर लॉगिंग वगैरह में टूट जाते हैं, या उस टाइम अगर कुछ बारिशें हो गई तो वो मतलब टूट जाते हैं। तो अब इस तरीके की ब्रीडिंग हो रही है गेहूं में कि उसमें लिग्निन और पहले के मुकाबले और ज़्यादा अब आने लगा है। तो पहले जितना डाइजेस्टिबल होता था भूसा, अब उससे भी मतलब कम डाइजेस्टिबल है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पहले से भी कम हो गई है। इस वजह से इम्प्रूव्ड वैरायटी जो गेहूं की आई है उसकी वजह से। तो लिग्निन क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को, तो उसे वो सीधा खड़ा करने में मदद करता है। अब स्ट्रॉ क्या होता है? जब वो प्लांट पूरा मैच्योर होके बिल्कुल अपनी पीक पर पहुंच चुका होता है, तब हम उसे काटते हैं गेहूं को या चावल को। तो उसमें से जो रेसिड्यू निकलता है उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं। तो ये हमें वीट की हार्वेस्टिंग के बाद मिलता है। तो ये हार्ड फाइब्रस कवरिंग होती है ज़्यादातर ग्रेन्स की। तो स्ट्रॉ कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लिग्निन स्ट्रॉ के अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन होता है, जो लॉक कर देता है प्लांट उस पर्टिकुलर फाइबर के जो डाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं प्लांट सेल वॉल के, उन्हें लॉक कर देता है, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होने देता। काउज और बफेलोज़ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लिग्निन को कुछ हद तक तोड़ पाते हैं, मतलब हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ पाते, और कुछ उसमें से फ्री करा लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिग्निन से बाउंड नहीं होते, वो तो सीधे सीधे डाइजेस्ट हो ही जाते हैं। तो अगर हम लिग्निन को किसी तरीके से तोड़ दें, जो लिग्निन के बॉन्ड्स हैं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के साथ, उन्हें अगर किसी तरीके से तोड़ दिया जाए तो उस स्ट्रॉ की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो लो क्वालिटी के जो स्ट्रॉ होते हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो स्ट्रॉ ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ लिग्निन ब्रेकडाउन। तो स्ट्रॉ का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो इसी कंसेप्ट पे किया जाता है कि हम लिग्निन को उसमें से तोड़ दें। तो इसके लिए हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया सेफ़ है, ठीक है, इजीली अवेलेबल होता है, चीप रहता है, और ये मतलब इजी टू यूज़ टाइप मटेरियल है, इस वजह से हम इसे यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अमोनिया भी यूज़ की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ होता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इजीली आपको अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन यूरिया मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है अमोनिया के अंदर। ये अमोनिया क्या करती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और जब ये ब्रेक होता है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, जो हाइड्रोजन और ईथर बॉन्ड्स होते हैं लिग्निन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में, कार्बोहाइड्रेट मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और लिग्निन के बीच में जो हाइड्रोजन और ईथर बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड तोड़ देता है, और जो डाइजेस्टिबल कार्ब्स होते हैं उन्हें फ्री कर देता है। तो इन एडिशन टू ब्रेकिंग ऑफ लिग्निन के ब्रेक के अलावा जो यूरिया होता है वो एनपीएन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जिससे माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मतलब ये जो र्यूमेन है उसके अंदर माइक्रोब्स को नाइट्रोजन देता है, वो इस नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर उससे प्रोटीन बना लेते हैं। तो इस तरीके से भी यूरिया न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है। एक तो डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स को रिलीज़ करा के उन्हें अनलॉक करता है सेलुलोज हेमीसेलुलोज को, दूसरा माइक्रोबियल प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन भी देता है। व्हेन यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ, जब इसे स्ट्रॉ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी स्ट्रॉ की बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट,
उसकी पैलेटेबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब जायका भी अच्छा होता है, जिससे एनिमल उसका इंटेक ज़्यादा करता है, और डाइजेस्टिबिलिटी को भी स्ट्रॉ की बढ़ा देता है। तो अब इसे ट्रीट कैसे करें हम यूरिया से? इसे ट्रीट करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान तरीका है। मतलब 100 किलो आप भूसा लीजिए और उसे सीमेंटेड फ्लोर पर मतलब उसे ट्रीट करने के लिए सीमेंटेड फ्लोर पर रखें। पक्का फ़र्श होना चाहिए, कच्चे फ़र्श पे आप ये ना करें। अगर कच्चे फ़र्श पे कर भी रहे हैं तो आप उसके नीचे एक तिरपाल प्लास्टिक की, एक मोटी प्लास्टिक कोई भी बिछा लें, उसके ऊपर आप इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करें, यूरिया को 4 किलो यूरिया को 20 से 30 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लें और उसे मिक्स कर लें। इसका तरीका एक ये भी हो सकता है कि 4 किलो यूरिया को आप पहले ग्राइंड कर लें, पीस लें, ठीक है। इसे 3-4 लीटर पानी में मिलाएं, पहले अच्छी तरीके से उसे घोल लें और फिर वो पानी जो है वो 20 से 30 लीटर पानी में मिला दें। मतलब इस 3-4 लीटर को मिला के टोटल 20 या 30 लीटर कर लें, जितना भी आप उसे मतलब करना चाहें। उसे फिर स्प्रे करें स्ट्रॉ के ऊपर यूनिफॉर्मली, जो आपने ढेर लगाया है उसके ऊपर स्प्रे करें, और ऐसा स्प्रे करें कि वो पूरा मतलब हर जगह वो पहुंच जाए। मतलब उसे हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, ताकि हर एक जो पार्ट है उसका वो उससे भीग जाए उस सॉल्यूशन से। तो जब आप उसे पूरा भिगो दें, स्प्रे कर दें, उसके बाद उसकी 5-6 टर्निंग करें, मतलब उसे ऊपर नीचे करें ताकि अच्छी तरीके से वो मिल जाए। उसके बाद उसे कवर कर दें। जो प्लास्टिक्स आती हैं, तिरपाल वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, उससे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके मतलब उसे बंद करें। अगर उसमें हवा रह जाएगी तो एनारोबिक कंडीशन नहीं डेवलप हो पाएंगी, तो अमोनिया अच्छे से उसमें नहीं बनेगी, फिर आपका स्ट्रॉ ट्रीट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बहुत टाइट करके उसे आप दबाएं भूसे को, और बहुत टाइट करके उसे प्लास्टिक से कवर कर दें ताकि एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाए। और इसे 3 हफ्ते तक बिल्कुल भी ना खोलें और बिल्कुल ना छेड़ें। उसके बाद क्या करें, जब 3 हफ्ते का टाइम हो जाए तो इसे खोलें आप, और 2 से 3 बार आप इसे मिलाएं, टर्न करें, ऊपर नीचे करें, जिससे क्या होगा, एक्सेस जो अमोनिया होगी वो लिबरेट हो जाएगी। क्योंकि अगर अमोनिया एनिमल के र्यूमन में जाती है ना, तो वो कई बार टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिसिटी कर देती है। तो जो एक्सेस अमोनिया होगी वो लिबरेट हो जानी चाहिए। इसी वजह से 2-3 बार जब आप निकालेंगे उसे खिलाने से पहले 2-3 बार उसे टर्न कर लें। जो ट्रीटेड स्ट्रॉ रहता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो येलो से आपको डार्क ब्राउन दिखेगा। डार्क ब्राउन का मतलब रिएक्शन पूरी हो चुकी है और इसके अंदर के जो लिग्निन के बॉन्ड्स हैं वो टूट चुके हैं। तो इसके बाद आप इसे अब अपनी गाय को या भैंस को, बकरी, भेड़, जो भी आपके पास, उसे खिला सकते हैं। घोड़ों वोड़ों को ये ट्रीटेड वो ना खिलाएं, क्योंकि वो यूरिया को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस के लिए आप इसमें ख्याल रखें कि उसे यूनिफॉर्मली स्प्रे करें, जो आपका यूरिया का सॉल्यूशन है, जिससे स्ट्रॉ में पूरी तरह वो जज्ब हो जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए। और प्लास्टिक को अच्छे से ढकें, कॉम्पैक्ट रखें, और एनारोबिक कंडीशन उसकी होनी चाहिए। जब आप उसकी स्टैकिंग करें वो तभी बनेगी, मतलब हवा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल उसमें। अगर हवा होगी तो आपका वो ठीक से ट्रीट नहीं होगा। और बारिश वगैरह से दूर रखें इसे, मतलब ऐसी जगह में बनाएं जहाँ बारिश ना आए और बच्चे भी आसपास ना हो, क्योंकि अमोनिया जो होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है। वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है इसके अंदर कि वो अगर कोई इनहेल करेगा या उसे लेगा तो उसके लिए टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो इसकी फीडिंग कैसे की जाती है? तो ये सिर्फ मेंटेनेंस राशन के लिए दिया जाता है, मतलब काऊ को इसे, हालांकि प्रोड्यूसिंग काउस को दे सकते हैं, उसके साथ साथ हमें कंसनट्रेट ग्रीन वगैरह भी देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर गाय ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इसे उसे मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं।
और ग्रोइंग काव्स को भी खिला सकते हैं जो 6 महीने से ऊपर के होते हैं। 6 महीने से नीचे वाले काव्स को ना दें क्योंकि इसके अंदर यूरिया अमोनिया रहती है और वो उसे इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हीफर्स को दे सकते हैं जो 9 महीने से ज़्यादा की होती हैं। काउस को प्रोड्यूसिंग काउस को, गोट्स को, बफलोस को, इन्हें हम इसे खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ कंसनट्रेट भी हमें इन्हें देना चाहिए जो दाना वगैरह देते हैं। सॉल्ट मिनरल मिक्सचर प्रॉपर इसके साथ देना चाहिए। अगर ग्रीन नहीं दे रहे हैं आप तो साथ में आपको विटामिन ए इसे देना पड़ेगा अपने एनिमल को, अदरवाइज़ उससे वो ठीक से मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका पूरा मतलब यूरिया का रहा, जो यूरिया से हम स्ट्रॉ को ट्रीट करते हैं। काफ़ी आसान मेथड है और आप अपने घर में आसानी से इसे कर सकते हैं। थोड़ा करके देखें, फिर उसके रिज़ल्ट्स देखें, उसके बाद बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और कितने टाइम तक भी इसे रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।